हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है सचिन सिंह और हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में जो साइंस वाला जो आपका टॉपिक सब्जेक्ट है, साइंस वाले सब्जेक्ट में जो आपका बायोलॉजी वाला टॉपिक है बच्चों, इसमें हमारा जो बायोलॉजी का पार्ट है उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, इसमें लास्ट क्लास में आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो है इससे आपका इंट्रोडक्शन दिया था। हमने लाइफ प्रोसेस का क्या इंट्रोडक्शन है, और बच्चों दूसरा बता दें आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन के अलावा इसमें कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं वो भी हमने देखा था, आपको हमने बताया था, जिनमें आपको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये 4 टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ना है, जानना है। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग शुरू करते हैं बेटा। और उससे पहले आपसे बता दें हम कि देखो बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन वाला, इसको पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक रफ और पेन अपने साथ लेके बैठें, जिसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आपके जो जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो आप NTSC का और NSO और कोई भी ओलंपियाड के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके पर्पज़ से भी ये हमारा जो लेक्चर है बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको याद दिला दें कि हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप याद करिए कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक को एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों बताया था हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेनिंग द, या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेनिंग द वे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो उनका तरीका होता है, वे होता है, किस तरह से न्यूट्रिशन को वो लोग ऑब्टेन करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उस बेसिस पे हम लोग पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा लाइफ प्रोसेस में जो पहला लाइफ प्रोसेस था वो था न्यूट्रिशन। ये भी आपको याद दिला दें, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों। तो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से हमारा टॉपिक चल रहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम एक एक करके धीरे धीरे आपको पूरी बातें इसमें जो है डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में याद दिला दें आपको कि हमने बताया था कि बेसिकली ये 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें आपको पहला बताया गया था फर्स्ट टाइप्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बताया था हमने? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों याद करिए कि इनके एनर्जी ऑब्टेन करने के बेसिस पे देखा जाए कि ये अपना रिसोर्स, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये लोग एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते बेटा, वो लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक में फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं खुद के द्वारा, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और हमने ये भी बताया था कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है नॉरिशमेंट। तो सेल्फ नॉरिशमेंट वाले जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये एनर्जी ऑब्टेन करने के बेसिस पे ये 2 प्रकार के थे बच्चों, 2 टाइप्स के थे। एक हमने बताया था आपको फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बताया था हमने? फोटो ऑटोट्रॉप्स, जिसमें कि आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने बताया था कि फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होते हैं, प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये आपके क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और दूसरा, तो ये फोटो का मतलब जो अपना फूड तो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी किसको लेते हैं, सनलाइट की एनर्जी को लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं। तो फूड बनाने के लिए इनको जो एनर्जी चाहिए वो क्या लेते हैं, सोलर एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं बेटा। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया प्लांट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ द फूड, ये कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस कैन बी डन इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। जो क्लोरोफिल कंटेन करने वाले सेल होते हैं उनमें होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करे उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और जो लोग केमिकल के प्रेजेंस में करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी के लिए, वो लोग क्या लेते हैं, केमिकल, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हमने केमिकल पूरा लिख दिया, यहाँ पे आपको लिखना था
कीमो ऑटोट्रॉफ। जो लोग केमिकल की एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये बातें आपको हमने बताया था बच्चों कि बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे होता है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा टाइप का है वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन थे। तो इसमें बता दें कि जो लोग अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। और उनको क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को? सिंगल टर्म में हेटरोट्रॉप्स। तो जो लोग ये जो लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक होता है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली कौन आते हैं बच्चों? तो हमने बताया था आपको एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉपिक शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या वी कैन से इन अदर वर्ड्स दे आर द हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? हेटरोट्रॉफ कह सकते हैं। तो ये बातें आपको हमने बताया था बच्चों। तो चलो आज हम लोग यही जानेंगे, इसी को डिटेल में पढ़ना है कि प्लांट्स में कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये जानेंगे, और एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है ये भी जानेंगे। तो एक एक करके इसका भी क्लासिफिकेशन हम बताते जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताया था इसमें क्या क्लासिफिकेशन है और इसमें क्या है। तो इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी बारी आएगी। तो चलो बच्चों आज हम शुरू करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था, इसे इरेज कर देते हैं फट से। और आपको आज हम बताएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आपको अभी कुछ देर पहले हमने फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक बताया कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो लोग अपने लिए एनर्जी के रूप में क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं। और जो एनर्जी के लिए या न्यूट्रिशन के लिए एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? केमिकल्स, उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ में कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं बेटा। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन में हमारा टॉपिक है आज का, ये हमारा नया टॉपिक है बच्चों। इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसी को रिवाइज कराया आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको बता ही दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो किसी बिना हेल्प के, किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के बिना हेल्प से जो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था बच्चों कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉफी का मतलब जो सेल्फ नॉरिशमेंट होता है, जो अपना फूड खुद से बनाता है। लेकिन एक बात और इसमें हमने ऐड किया था कि ऑल ऑटोट्रॉफ्स कैन बी कन्वर्टेड द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक फूड। ये लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप बताएंगे कि प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड by itself so plants also known as प्लांट्स को हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों? तो प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। आपको बता दें कि जितने भी इस अर्थ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपके जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स चाहे डायरेक्टली कह लो या आप कह लो इनडायरेक्टली, तो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन द प्लांट्स। जैसे कि आपको बता दें जितने भी आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, वो तो प्लांट्स पे डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, कार्निवोरस हो गया, ये लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो लायन है, ये है कार्निवोरस, तो लायन तो खाता है फ्लेश, मतलब ये खरगोश खा सकता है, डियर को खा सकता है, काउस को खा सकता है। तो इन सबको खाने के लिए वो काऊ भी तो होना चाहिए। तो काऊ कैसे सर्वाइव करता है? काऊ जो होता है वो प्लांट्स में सर्वाइव करता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं
कि चाहे कोई भी एनिमल्स हो, चाहे कार्निवोरस हो, ओमनिवोरस हो या वो हर्बीवोरस हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा इकोलॉजी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करता है। क्या करता है? प्रोड्यूसर्स का। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, सो प्लांट्स इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। तो फूड को प्रोड्यूस करने की वजह से वो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ये बातें तो आप जान लिए। अब हम लोग आगे जो है जानेंगे कि प्लांट्स ये जो करता है न्यूट्रिशन, अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये कैसे करता है? थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिए। तो चलिए अब हम फिर से आ गए आपके पास और हम लोग फिर से शुरू करते हैं टॉपिक। तो प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, आप तो जान गए। इसे इरेज कर देते हैं बच्चों और हम आगे बताएंगे। अगर ये आप नोट कर लिए हों तो इसको आप साथ साथ हमारे नोट भी करते चलिएगा। आपको स्टार्टिंग में हमने बताया बेटा कि आपको नोट भी करना है। हाँ, तो अब चलिए अब हम इसमें बताएंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते हैं, ये करते कहाँ पे? तो इसके लिए आपको बता दें कि प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डन इन द प्लांट्स। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दैट प्रोसेस कैन बी डन इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वो प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, LIGHT, लाइट, प्लस सिंथेसिस का मतलब आप जानते हैं मेकिंग। तो जब लाइट के प्रेजेंस में फूड का मेकिंग किया जाए, मेकिंग ऑफ फूड, ठीक ना, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। वे ऑर्गेनिजम्स या वे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? वे प्लांट्स आपको कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। तो आपको समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और बच्चों इसका सबसे बेस्ट जो है डेफिनेशन वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक एंजाइमेटिक प्रोसेस, एनाबोलिक एंजाइमेटिक प्रोसेस in which process plants using the plants synthesize the, ऐसे लिखेंगे, plants synthesize the ऑर्गेनिक फूड। ये क्या करते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं। ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे बनाते हैं तो ये भी आप बताएंगे। लाइक ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ये सारे जो डेफिनेशन लिखाए जा रहे हैं ना, इसको आप लिखते रहिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और आपको लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस इज द एनाबोलिक प्रोसेस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एनाबोलिक क्या है, तो बच्चों आपको बता दें कि देखो, जितने भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, सबकी बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो आप बताएंगे द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी डन इन आवर बॉडी, या कह सकते हैं कि दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शरीर में कोई न कोई केमिकल रिएक्शन होता है, और उन सारे केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी कंज्यूम होगा बच्चों, या तो एनर्जी वहाँ से रिलीज होगा। और एक बात और, वहाँ तो ये तो हो गया आपका एनर्जी के बेसिस पे, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में या तो कोई चीज़ ब्रेकआउट होगा या तो कोई चीज़ सिंथेसाइज होगा। तो ध्यान रखना
कि जब मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ नई चीज़ बने, मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब दो रिएक्टेंट्स मिलके नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जब कोई नया सबस्टेंस बनता है तो उस सबस्टेंस में दो रिएक्टेंट्स मिलके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं और एक प्रोड्यूस करते हैं, एक कोई भी नया सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो यही चीज़ यहाँ भी है कि जब छोटे छोटे दो रिएक्टेंट्स मिलके एक नया सबस्टेंस बना दे, उसी को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और इस एनाबॉलिज्म में ढेर सारे एंजाइम हेल्प करते हैं। तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रहा है। तो क्या हो रहा है सिंथेसाइज, तो आपको याद होगा बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनका यूज़ करके प्लांट्स क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट्स क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज द रिएक्टेंट्स। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं तो उनके मिलने से एक नया सबस्टेंस बनता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ भी देखो ये प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। और ये प्रोडक्ट बने कैसे, तो इसमें जाएंगे कि सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं, तो लाइक आप बताएंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके हेल्प से बनेगा। तो ये है आपका डेफिनेशन किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट के प्रेजेंस में बनाने का जो प्रक्रिया होता है फूड, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का ये एक प्योर डेफिनेशन है। इसका इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा बच्चों। तो चलो इसे इरेज कर देते हैं। आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, तो इसे इरेज कर देते हैं और फट से हम आगे बढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ये आपको बताया हमने। और प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। और इसका जो केमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको जानना जरूरी है। इक्वेशन आप जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन का ही पूरा एक छोटा सा फॉर्म है। इक्वेशन मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने जो थियरी में देखा उसको अब इक्वेशन में देखेंगे। तो ये देखिए इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ओके। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है बच्चों, तो एटमॉस्फियर से। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फियर। तो फ्रॉम द एटमॉस्फियर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, या कह सकते हैं कि इनटेक बाय द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा एटमॉस्फियर से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल H2O। तो 12 मॉलिक्यूल H2O कहाँ से आता है, फ्रॉम द सॉयल बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स के द्वारा सॉयल से वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसमें वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद ये कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, जो क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, टू ट्रैप द सनलाइट। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6। मतलब ये क्या है बच्चों, ये है ग्लूकोज। दिस इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बोला था कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का यूज करके एक नया सबस्टेंस बनाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा यहाँ पे, तो इसको हम नीचे बना दे रहे हैं, प्लस आपको मिल जाएगा 6 मॉलिक्यूल H2O एंड प्लस 6 मॉलिक्यूल O2 एंड दैट O2 इज रिलीज इन द एटमॉस्फियर एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फियर में चला जाएगा ये ऑक्सीजन। इसको यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये है आपका O2। तो O2 चला जाएगा एटमॉस्फियर में, वो H2O फिर से रिसाइकल हो जाएगा, उसी में यूज हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। तो ये बातें अगर आप जान लिए हों, आपको समझ में आ रहा हो, तो इक्वेशन हमने बता दिया आपको। अब हम आगे बात करेंगे रॉ मटेरियल्स का, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखो ये भी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, फिर फट से इसे हम इरेज कर देते हैं बेटा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी देख लिया हमने। इसके बाद हमको जानना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं प्लांट्स को। तो रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपको सबसे पहले बताना है, सबसे पहला रॉ मटेरियल तो होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। और ये वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है
सॉयल से, और सॉयल में होता है कैपिलरी वाटर। इससे पूछेगा आपसे तो आप बताओगे कि कैपिलरी वाटर दैट रिक्वायर्ड बाय द दैट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दैट कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उस एब्जॉर्ब वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं। इसमें बताएंगे आप कि इसी वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं, और उन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को अलग से नहीं होती क्योंकि वाटर में पहले से डिजॉल्व होता है, और ये सॉयल में होता है कैपिलरी वाटर। तो ये हो गया वाटर, आप जानते हैं। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है बच्चों, तो आप जैसा कि जानते हैं 0.03%। 0.03% टोटल जो वॉल्यूम है आपके एटमॉस्फेयर का या आपके गैसेस का जो वॉल्यूम है उसमें टोटल गैस में तो 0.03% क्या है, CO2 है। और इस CO2 को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे कि डिफ्यूज बाय द, या कह सकते हैं कि एक्सचेंज बाय द स्टोमेटा, एक्सचेंज बाय द स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है बच्चों, लीफ में, लीफ सरफेस पे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा किससे बना था, गार्ड सेल से बना था, क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो स्टोमेटा के द्वारा इनको क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर देगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो देखो यहाँ लिखा है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बाय द स्टोमेटा एंड दैट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ एंड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, कह सकते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है बच्चों, तो आप बताएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। जो गैस का एक्सचेंज होता है ना स्टोमेटा के द्वारा, वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में हम लोग सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट कराते हैं, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मटेरियल का मूवमेंट हो सकता है। तो ये स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो ये 2 रॉ मटेरियल हो गए। इसके बाद आपका एक और है जो कि चाहिए हमारे प्लांट को क्या करने के लिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये भी आपको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, अभी आप इसको नोट कर लेना सब लोग। तो तीसरा हमारा जो रॉ मटेरियल होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है आपका सनलाइट। और सनलाइट को हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। एंड दैट रेडिएंट एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा इस एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोफिल जितने भी प्लांट के ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, तो ऑल ग्रीन वेजिटेटिव पार्ट्स हैव द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल एंड दैट क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द सेल। उस सेल का ग्रीन पिगमेंट होता है। एंड क्लोरोफिल हेल्प इन द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में रेडिएंट एनर्जी को सनलाइट से क्या किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल के द्वारा। तो ये रेडिएंट एनर्जी है। और आपको बता दें बच्चों की लाइट जो होती है, आप जानते होंगे लाइट जो होता है उसका जो रेंज होता है ना, उसको हम लोग वेवलेंथ में मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, वेवलेंथ में। तो लाइट का जो लेंथ होता है वो होता है मेजरमेंट होता है, उसका जो पावर होती है वो किस में मेजरमेंट होता है, वेवलेंथ में। तो आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस के लिए, बेसिकली फोटोसिंथेसिस की जो लाइट चाहिए उसकी लाइट का जो रेंज होता है ना वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पूरी सनलाइट में तो बहुत सारी एनर्जी है, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, जिनकी जो पावर होती है, जिनका जो वेवलेंथ होता है, इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो बहुत हाई होती है। उतने हाई एनर्जी को अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर ले तो वो सूख जाएगा, वो मुरझा जाएगा, उसकी पत्तियां काम नहीं करेंगी। तो इसीलिए इसके लाइट जो सनलाइट ना, सनलाइट वो सारे लाइट्स को नहीं एब्जॉर्ब करता है। आपने पढ़ा होगा लाइट्स के बारे में कि लाइट्स में कितने कलर होते हैं बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर का मतलब होता है कि ये 7 कलर ऑफ लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये डिफरेंट कलर के जो लाइट के वेवलेंथ हैं ये इन पे डिपेंड करते हैं कलर पे। कि विबग्योर में आपने लाइट का पढ़ा होगा 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये 7 कलर में सबसे ज़्यादा जो
एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस में? ये भी पूछता है कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है आपका, यही ऊपर हमने बताया है, 400 एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का होता है। और इतने लाइट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें से कौन सी कलर की लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है? तो आप बताएंगे कि मोस्टली सबसे ज़्यादा कलर होता है आपका रेड कलर की लाइट प्लस रेड, या प्लस नहीं एंड बोलेंगे, रेड कलर की लाइट और आपकी होती है ब्लू लाइट। तो रेड एंड ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो 400 से लेकर 700 के बीच में ही अप्रॉक्सीमेटली होता है। और सबसे कम इस पूरे बिबग्योर में सबसे कम कौन सी लाइट की यूज की जाती है? तो आप बताएंगे ग्रीन कलर की, ग्रीन वाली लाइट सबसे कम यूज होती है। और सबसे ज़्यादा कौन यूज होती है बच्चों? तो आप बताएंगे रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक ना। ये वायलेट और इंडिगो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वायलेट और इंडिगो का जो वेवलेंथ होता है ना वो अल्फा बीटा रेज की तरह होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। उतने टेम्परेचर का जो एनर्जी है प्लांट नहीं ले सकता। तो प्लांट में तो आपको क्या जानना है? PAR, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PAR। PAR का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो कौन सा रेडिएशन है जो फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली काम करता है? आप बताएंगे रेड एंड ब्लू लाइट इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड दैट टाइप ऑफ द लाइट हैव द रेंज 400 नैनोमीटर टू द 700 नैनोमीटर। इनका जो रेंज होता है ना फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का, वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का होता है। तो ये देखिए ये लाइट है, सनलाइट हमने बता दिया। सनलाइट को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इसी एनर्जी को, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये आप नोट कर लीजिएगा सभी बच्चों, हम हट जा रहे हैं। तो PAR सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द PAR? तो आप बताएंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। और ये क्या है? वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कलर की लाइट यूज होती है? तो आप बताएंगे रेड कलर की लाइट एंड ब्लू कलर की लाइट। चलो अगर ये बातें आपको समझ में आ गया हो तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं कि जो सनलाइट होती है ना, सोलर एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम लोग सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आपको बता दें कि सोलर एनर्जी को, ये जो सोलर रेडिएंट एनर्जी है, सोलर एनर्जी को जो प्लांट का क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होता है, ग्रीन सेल, ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। आपको हमने पहले ही बता दिया कि एनर्जी न बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखो सोलर एनर्जी को इसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और वो जो सोलर एनर्जी लेता है बच्चों, वो किस फॉर्म में लेता है? तो सोलर एनर्जी को लेता है फोटॉन के फॉर्म में। फोटॉन के फॉर्म में सोलर एनर्जी को लेता है। ये पूछेगा आपसे कि सोलर एनर्जी को प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं, तो आप बताएंगे कि सोलर एनर्जी कैन बी ट्रेवल इन द फोटॉन के फॉर्म में लेते हैं। फोटॉन एक तरह का पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो फोटॉन के एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, किस में? ये कन्वर्ट करेगा ATP प्लस NADPH2। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये केमिकल एनर्जी का जो नाम आपने लिखा है, दिस इज द केमिकल एनर्जी, और इसका क्या नाम है? ATP नाम है और NADPH2 नाम है। ये क्या है? तो ATP इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी तरह का एनर्जी का पैकेट है। किस तरह का एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। और इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? आप बताएंगे इस फुल फॉर्म ऑफ द ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन, ए से एडेनोसिन, T से ट्राई और P से फॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के 3 बॉन्ड, दिस इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। और दूसरा है नीचे NADPH2। NADPH2 का पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज आल्सो पैकेट ऑफ एनर्जी, बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 हैव द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP। एक मॉलिक्यूल NADPH2 में कितना ATP होता है? 3 ATP होता है, 3। तो ये है ATP और NADPH2। आप क्या है? ये दोनों केमिकल एनर्जी है। और फोटॉन क्या है? फोटॉन इज द सोलर एनर्जी। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो, आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा हो, तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। तो ये रॉ मटेरियल, आपको 3 रॉ मटेरियल बता दिए गए।
इसमें एक लास्ट और है, चौथा वाला, 4 रॉ मटेरियल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया, वाटर बताया, तीसरा आपको हमने सोलर एनर्जी बताया, फोर्थ वन है बच्चों, फोर्थ नंबर पे है आपका सबसे सिंपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। और ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड्स में। प्लांट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में सेल के बारे में, तो सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, उसका नाम होता है प्लास्टिड्स। तो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होता है ना, उसी प्लास्टिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्लास्टिड्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उस प्लास्टिड्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल। इस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। और यहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, तो आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये ग्रीन कलर पिगमेंट किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड्स में। किस प्लास्टिड्स में? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाएगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में किसमें होता है? तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स के मीजोफिल सेल में होता है। किसमें होता है? मीजोफिल सेल। ये भी एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि मीजोफिल सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट। जितना भी ग्रीन हरी पत्तियां होती हैं उनमें एक सेल पाया जाता है, उसका नाम होता है मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्या होता है? ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होते हैं, उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे बच्चों, तो आपको हम पढ़ाएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और मैकेनिज्म क्या होता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं आपको कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या साइट होता है, कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, तो ये आपको बताना है हमें। लेकिन इससे पहले आप घर से पढ़ के आइएगा पहले से, तो आपको बता दे रहे हैं ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में। और ये कभी कभी बच्चे बोलते हैं ग्रीन लीव्स में होता है, ग्रीन लीव्स भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे एक्चुअल साइट पूछेगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तब आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। और नॉर्मली ऐसे पूछता है तो आप बताएंगे ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में कहाँ होता है? तो ग्रीन लीव्स में होता है एक सेल, उस सेल का क्या नाम है? मीजोफिल सेल। क्या नाम है बच्चों? मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में होता है, और वहीं पे होता है ये फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसी टॉपिक को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।